मैं जी एस सचदेवा, हिंदू राष्ट्र टाइम से। मैं आपको समय समय पर मेरा ये प्रयास होता है कि जो वर्तमान कोई भी परिदृश्य में मुझे ऐसा कोई टाइटल नज़र आता है, ऐसी संभावना बनती है जिससे मैं आपको अवगत कराऊँ, मैं कराता रहता हूँ। जो भी मेरे इस माध्यम से जो सुनने वाले हैं भाई, हिंदू भाई जो मेरे हैं, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र को हमने इकट्ठा करके रखना है, उनको नमस्कार। सब इकट्ठे होकर चलो और तब देश की प्रगति मुमकिन है। जहाँ चोर बाजारी नहीं होगी, काला बाजारी नहीं होगी, देश का जो धन है वो हमारे देश में रहेगा, जो कि पिछली सरकारों ने हजम करके बैठे हैं, लेकिन ये सब दे जाएंगे। जैसे प्रियंका गांधी का जो 1 अगस्त से बंगला खाली हो रहा है, ऐसे कई बंगले खाली होंगे, आप देखना। और जो भी कांग्रेस ये सोच के चल रही है कि उन्होंने कुछ अपने पत्रकारों को साथ लेके एक माहौल बना रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। वो सोच बहुत गलत है उनकी। कभी भी सच्चाई जो है ना तो कोई दुश्मन ख़त्म कर सकता है, सच्चाई सच्चाई रहेगी। आप ये देख के चलो, अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, चाहे वो एक व्यक्ति के ऊपर बात हो, चाहे देश के कोई राजनीतिक परिवार या किसी की बात हो। क्योंकि जब आप ये देख के चलो कि कर्मों का फल यहाँ मिलता है, आप ये देखो 8 बना के देखो, 8 यहाँ से शुरू होगा। अब लिखो 8 यहाँ से शुरू होगा, वहीं पे आके ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ से आपने जो कर्म करे, बुरे कर्म करोगे तो उसका आपको रिज़ल्ट जो है मिलेगा। 8 जब बनाओगे तो 8 को पूरा करने के लिए उसी जगह पे फिर आना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ से आप शुरू हुए हो, आरंभ किया है, अगर आपकी यात्रा, आपका उद्देश्य, आपका काम एक सच्चे रास्ते का है, सत्यता की ओर है, तो आपको सत्य का परिणाम मिलेगा, आपके कर्मों अनुसार मिलेगा। और अगर आपकी स्टार्ट ही गलत सोच से है, अगर आपका आरंभ किया हुआ ही गलत चीज़ को पाने में है, वो चीज़ का आपको हमेशा नुकसान होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा। हमारे देश के साथ जो सीमाएं लगी हैं, आज मैं नेपाल का जिक्र करूँगा। के.पी. शर्मा ओली जी का जो प्रधानमंत्री है वहाँ पे, हमारा शुरू में जो इतिहास है, ये जो हमारे बॉर्डर्स के हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान तो खैर हमारे से निकला 1947 में, जब हमारे देश का, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। उधर से सिक्किम है, इधर से आपका चाइना, और जो नेपाल है, ये आप समझ के चलो हमारे मुल्क के बहुत चीज़ें हमारी इनसे मिलती हैं। धर्म से लेके आर्थिक दृष्टि तक ये जो है हमारा बिल्कुल मिलता है। आप हिंदुओं को देख के चलो, उनकी जो भी महिलाएं हैं, जो यहाँ पे नराते रखे जाते हैं, दशहरा है, दिवाली है, बिल्कुल बराबर जैसे इंडिया में, भारत में मनाया जाता है, वैसे वहाँ मनाया जाता है। लेकिन कुछ जो ताकतें होती हैं, जो जिनके प्रधानमंत्री या वो अपनी राजनीतिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए चाइना से मिल जाते हैं। जैसे आपके, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का था, लेनिनवादी मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी है, तो के.पी. शर्मा ओली जी की थे। तो इन्होंने बाद में क्या किया, जो पिछली इलेक्शन हुए आज से 2.5 साल पहले, तो ओली जी और प्रचंड, जो पुष्प कुमार दहल है प्रचंड, और उनके वहाँ पे माधव कुमार नेपाल थे, उनके एसोसिएट थे के.पी. शर्मा ओली जी के। इन्होंने एक एकीकृत मार्क्सवादी पार्टी बनाई, और उसमें से आप ये समझ के चलो 80 सीटें के.पी. शर्मा ओली जी की पार्टी को मिली और 36 सीटें नहीं मिली। तो उन्होंने जॉइंट किया था, लेकिन सदस्य क्योंकि अलग अलग ग्रुप के थे, तो उसी के हिसाब से मिनिस्ट्री बनी है, सारा कुछ हुआ है। के.पी. शर्मा ओली जी की जो आरंभ था वो ठीक था। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ गए और अनुदान दिया। वो जनरली एक देश दूसरे को, बड़ा देश है दूसरे को देता है। हमें भी बड़े मुल्क जो है, या वर्ल्ड बैंक हमें जो है लोन्स वगैरह देता है। जापान का जो है पीछे हमें उन्होंने जो ट्रेन है उसको बनाने के लिए वो दिया, हमें उन्होंने फंड दिया है, जो कि हमें 50 साल बाद देना है। खैर ये चीज़ें उससे लिंक नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था, एक बड़ा देश दूसरे को देता है। हमने नेपाल को बहुत कुछ दिया। संस्कृति के साथ साथ हमारी उनके साथ चीज़ें मिलती हैं। आर्थिक दृष्टि से भी सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हमारे भारत से जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जाती है पेट्रोल, गैस। अगर हमने देना बंद कर दिया, तो ये आप समझो जो उनकी गाड़ियाँ वहाँ हैं, उसी ख़त्म होने के बाद वो सड़क पे खड़ी रहेंगी। महाकाल आ जाएगा, बवंडर मच जाएगा, माहौल बड़ा ख़राब हो जाएगा, आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
क्योंकि चाइना से कभी भी वो तेल अपेक्षित नहीं ले सकते चलाने को। केपी शर्मा ओली जी, अब बिल्कुल ये समझ लो कि जो मेरी सिक्स सेंस है वो ये बोल रही है कि केपी शर्मा ओली जी का अब समय समाप्त हो चुका है। आप ये देखना कि ज़्यादा से ज़्यादा 2020 के आखिर तक, नवंबर दिसंबर, हो सकता है दिवाली से पहले, ग्रुप तो ये टूट ही रहा है। पुष्प कुमार दहल, माधव कुमार नेपाल, वो माधव कुमार नेपाल केपी शर्मा ओली जी के थे, दोस्त थे, अब वो इनके साथ आ गए हैं पुष्प कुमार दहल के। तीसरा जो खनन है वो इनके साथ आ गया, झालावाड़ खनन। और जब ये चीज़ टूटेगी, अब सिर्फ वो अपने आप को संभाले कहाँ हुए हैं, ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो 45 सदस्यीय इनकी समिति है उसका वो सामना नहीं कर पा रहे। सोमवार को लास्ट जो है मीटिंग होनी थी और उसके बाद ये फिर बाद में टलती रही है और वो आगे बढ़ाते रहे हैं उसको, क्योंकि अब इन ग्रुप का विघटन होना है, ख़त्म होना है, अलग अलग होना है। 45 सदस्यीय समिति में ज़्यादा अपोज आदमी है केपी शर्मा ओली के, इसलिए वो उसका सामना नहीं करना पड़ रहा, करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब से उन्होंने अपने नेपाल के मानचित्र में 3 जगह जो भारत की है उसको डाला, तभी से भारत के प्रति उनकी सोच खत्म हो चुकी थी। चाइना की तरफ रुझान उनका स्पष्ट नज़र आ रहा था। भारत उसके अगेंस्ट हो गया था, लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत सकुशल हैं, दूरदर्शी हैं। इतनी जल्दी अपने वाक्य, अपने शब्द अंदर के वो बाहर नहीं निकालते। वो तब निकालते जब उनको पता होता है कि मैंने वो काम करना है, वो कर देते हैं। वक्त आएगा, आप ये देखना, ये पार्टी टूट रही है क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि आप अपना, पहले पार्टी टूटेगी। अब पार्टी को रोकने के लिए उन्होंने विद्या देवी भंडारी, जो नेपाल की राष्ट्रपति है, उनसे अभी जो है ये जो पार्लियामेंट है बिफोर टाइम उन्होंने ख़त्म करी है, लेकिन वो सामना नहीं कर पाएंगे ओली जी। और प्रधानमंत्री जो है अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, वो कहते हैं कि इनको अलग अलग कर दो, एक ही सीट मिलेगी, एक बंदे को एक ही पद मिलेगा। अब जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पुष्प कुमार दहल ने बोल दिया है, उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। आप ये देखना, इनका सदस्य बट जाएंगे, वो अल्पमत में आ जाएगी उनके आदमी। जो मंत्री हैं बरखलाफ हो चुके हैं, सामने से अभी कोई नहीं बोल रहा, लेकिन स्थिति ऐसी बन रही है देश की कि भारत के साथ पुष्प कुमार दहल, माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमंत्री, झालावाड़ खनन, ये सब हैं। और वहाँ की जो नेशनल कांग्रेस है पार्टी, नेपाल नेशनल कांग्रेस की, वो भी विचार उनका भारत से मिलता है। कभी उनका चाइना से कोई संबंध नहीं रहा, जिनके मैंने नाम आपको दिए हैं। विचारों में अभिन्नता है, परेशानी का आलम है, राजनीतिक माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। तो गद्दी से उतरने की तैयारी ओली जी की हो चुकी है। ये मैं आपको पिछली मीडिया एक बनाया मैंने वीडियो का, वो भी, और कंटेंट्स में मैसेंजर में मैंने भेजा है सब कुछ। अब आप देखना, जो भारत से टकराएगा वो, उसका हशर वही होगा जो चाइना का हुआ, वही नेपाल के राष्ट्रपति ओली जी का होने वाला है, प्रधानमंत्री का। ऐसा माहौल बनेगा, आप आने वाले समय में देखना, नेपाल फिर उभरेगा। आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से भारत का अपेक्षित सहयोग उनको मिलेगा जो वो चाहते हैं। फिर आप एक बार देखना, 2021 में सरकार जो नई बनेगी, चाहे उसमें पुष्प कुमार दहल बने, कोई बने, ये मैं कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं कर रहा, कोई मेरे को भी इस मालूम नहीं कौन बनेगा, लेकिन ओली जी का वक्त ख़त्म हो चुका है। ये ओली जी को समझ जाना चाहिए, क्योंकि भारत से उनको करा हुआ जो उन्होंने विरोध किया, जो भारत पे लांछन लगाए कि कोरोना भारत की तरफ से भारत ने फैलाया है, ये सिर्फ बरगलाने की बातें थी। और ये कहना कि वो मुझे उतारना चाह रहे हैं गद्दी से, आपको कोई उतारना नहीं चाह रहा है, हमारा कोई हित नहीं है, भारत सरकार का कोई हित नहीं होता किसी को, क्योंकि वो इंटरनेशनल जो है पॉलिटिक्स में भारत नहीं आता है। उनको अपनी आत्मनिर्भरता करनी है, अपनी हर
जो कोई भी देश हो उसको अपनी समस्याएं होती है उसको हल करता है, उनको नेपाल से कुछ नहीं लेना, क्योंकि नेपाल हमारे सामने कहा टिक भी नहीं सकता, कुछ नहीं है। अब मेन बात ये आ रही है, जो चाइना उसके साथ ऊपर से दिखा रहा था, उन्होंने उनके बॉर्डर्स पे गांव में नेपालियों को मारना शुरू कर दिया है, माहौल बहुत ख़राब कर रहे हैं वो चाइनीज़। और चाइना जिसको वो अपना दोस्त समझता था, असल में चाइना कभी ना तो किसी का दोस्त हुआ और ना कभी होगा। जो इसको ठीक ढंग से समझ लेगा चाइना को, इसकी विस्तारवादी योजना को इन्होंने विस्तार करना है, बॉर्डर्स को ख़राब करना है, सब कंट्री। तिब्बत में ख़राब किया गया, अब लद्दाख में ख़राब करने की तैयारी थी, लेकिन उनको सामने नहीं पता था हमारा देश का शेर है मोदी जी, मैं खड़ा किसके सामने हूँ। मोदी जी को देखो, आप सो रहे थे, वो सुबह 9 बजे लद्दाख उतर गए, लेह में गए, जो वहाँ के सैनिक हैं उनका जो है उन्होंने आत्मबल बढ़ाया, हौसला अफजाई करी, उनको अपने हाथ से मिठाई खाई। आप ये बताओ आज तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया? कभी वो गए वहाँ पे? 6 बार कांग्रेस ने चाइना के दबाव में 2008 से लेके 2011 तक, 2006 से लेके 5 साल के अंदर इतनी ज़मीनें उनको देती रही दान में। क्या हमने दान पात्र खोला हुआ है? क्या हमारे देश की ज़मीनें बिल्कुल बेकार पड़ी हैं? किस बात के लिए दी गई? कांग्रेस से किसके हक से, किससे पूछ के दिया गया? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से सारी मशीनरी को नेस्तनाबूद कर दिया था, पत्रकारों को खरीद लिया था, अपना सिर्फ उनका अपना माल इकट्ठा करना था, देश को लूटना था, और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है, नेस्तनाबूद हो चुकी है, बुखलाहट आ चुकी है, उसमें कुछ नहीं होने वाला कांग्रेस का। आने वाले समय में देखना 2024 में फिर मोदी जी चुन के आएंगे। जहाँ तक ओली जी की बात है, ओली जी को समझ जाना चाहिए था कि इनका अगर साथ मोदी जी का ले लेते, चाइना की तरफ झुकाव नहीं। ठीक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, हर चीज़, हर राजनीतिक पार्टी अपने विचारों से थोड़ी बंधी हुई होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको पता होना चाहिए कि वहाँ के आदमी, वहाँ के निवासी क्या चाहते हैं। वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, उनके भारत के साथ आर्थिक संबंध हैं, भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध है, मानवीय संबंध है। हमारे यहाँ के कई टूरिस्ट हज़ारों की तादाद में हर साल जब भी छुट्टी होती थी जाते थे। क्या देखने जाते थे? बुद्धा टेम्पल, वहाँ पे भोलेनाथ की नगरी। नेपाल एक अच्छा धार्मिक स्थान है, पशुपतिनाथ मंदिर देखने जाते थे। मैं भी कम से कम 5-7 बार गया। अच्छा महसूस होता है हिंदुओं को वहाँ पे जाना। ये तो रुकावट डाल दी, सारा खुल जाएगा, आप चिंता ना करो। पशुपतिनाथ के भी हम दर्शन करेंगे, हम हमारे भारतीय सब जाएंगे वहाँ पे। वही खुला आसमान होगा, खुली चीज़ होगी, खुला चरित्र होगा, हम वही छटाई देखेंगे, वही माउंट एवरेस्ट देखेंगे। नेपाल की ये स्थिति वर्तमान में जो भी चल रही है, इसको आप भूल जाओ, ये थोड़े समय के लिए है। दिस इज़ द टेम्परेरी फेस। हम आने वाले समय में भी नेपाल का स्वागत करेंगे, क्योंकि हम नेपाल के साथ हमारे सारे तरह के संबंध हमारे दिल और आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। हम उनको अलग नहीं ना समझते हैं, ना आने वाले समय समझेंगे। नेपाली लोग भी यहाँ पे बहुत हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते हैं, काम करने आते हैं, सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हमेशा जो परमानेंट राजनीतिक होती है चीज़ें, आप ये देख के चलो, सुशासन और सबको साथ लेकर राजनीति का कोई भी विकल्प नहीं है। आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ओली जी, आपने गलत खेल खेल दिया है। चाइना के साथ मिलके भारत से बिगाड़ना, उनके ऊपर लांछन लगाना, ये सबसे अहितकारी आप काम कर चुके हो। ऐसा कृत्य किया है आपने, इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आने वाले समय में और भी इससे संबंधित जो वर्तमान परिस्थितियों में होगी, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। आप अपने ग्रुपों में शेयर किया करो, अध्ययन करा करो, चीज़ों को आगे भेजोगे। चीज़ों की राजनीतिक की, आर्थिक की, अर्थव्यवस्था की, सब चीज़ों की समझ एक बच्चे को भी होनी चाहिए, युवा को भी होनी चाहिए, वृद्ध आदमियों को भी होनी चाहिए। अपने संस्कार, अपनी राजनीति, अपना अध्यात्म कभी भी अपने देश का उसको बोलने की कोशिश मत करो, चेष्टा मत करो, नहीं तो आने वाला समय में आपको दिक्कत होगी। देश अपनी गति से चलता रहता है, अपने समय चलता रहता है। प्रकृति हमारे भारत में विराजमान है। उत्तरांचल की स्टेट हमारे पास है, वहाँ बहुत महान संत महंत हैं जो कि अपने बिल्कुल पूजा पाठ में लगे रहते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्यात्मवाद करते हैं। उसी की वजह से हम बचे हुए हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी ये हमारी जीत है
कि मौत का आंकड़ा कम है। आप आने वाले समय में ना सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले हमारा भारतवर्ष होगा और आप देखना मौत का आंकड़ा नीचे जाता जाएगा, देश विकसित होगा, अर्थव्यवस्था अच्छे ढंग से चलेगी। जीएसटी की कलेक्शन आप देखना जो अब आगे 90,662 करोड़ रुपए जून में आई है, जुलाई में आप देखना 1 लाख से ऊपर हो जाएगी, अगस्त में देखना और आगे बढ़ेगी, देश बहुत विकसित जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में आने वाला समय बहुत बढ़िया समय गिना जाएगा, बहुत बढ़िया काल होगा, एक गोल्डन ईयर्स ऑफ मोदी sovereignty in this republic. Goodbye.